योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्ते एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का इस पावरफुल कोर्स में जिसका नाम है वेट लॉस कोर्स। आज हमारा तीसरा दिन है। अगर आपने अभी तक पिछले 2 दिनों की रिकॉर्डिंग नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। और आज का सेशन तो कमाल का होने वाला है। ऐसी ऐसी कमाल की चीजें जो बल्ब जला दे, ऐसी हम सीखने वाले हैं। तो आप सभी का वंस अगेन धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप तीसरे दिन भी इसे अटेंड कर रहे हैं। सो वंस अगेन थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कल हमने जो पढ़ा था डाइट के बारे में, आधा पोर्शन पढ़ा था, हाफ पोर्शन कवर कर लिया था। आज हम इसे आगे ले जाएंगे और थोड़ा मोर स्पेसिफिक और इसमें इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे। सो देखिए, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी सम इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फूड। कुछ हमें बदलाव करने होंगे खाने में। तो वो क्या बदलाव है ये हम जानते हैं। रिप्लेस व्हीट विद बार्ले और मिलेट्स लाइक ज्वार, बाजरा एंड रागी। जो गेहूं होता है ये जो है कम फाइबर्स होते हैं मिलेट्स के कंपैरिजन में गेहूं में। और कुछ लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी होती है, रेजिस्टेंस होता है, तो उसके लिए कुछ लोगों को गेहूं या गेहूं की चीजें सूट भी नहीं करती। वैसे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि गेहूं जो है ये गुरु है और स्निग्ध है, यानी वजन बढ़ाने वाला होता है। इसीलिए अगर आप गेहूं की रोटी की जगह पर बार्ले या फिर मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, इसकी रोटी खाते हैं तो वो ज्यादा आपको यूजफुल होगा और वेट लॉस करने के लिए ज्यादा मदद करेगा। सारा खेल किसका है पता है? प्रपोर्शन का, न्यूट्रिशन प्रपोर्शन का। जैसे अगर किसी चीज में भरपूर प्रोटीन है लेकिन उसी चीज में प्रपोर्शनेट उससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है, तो क्या उसका उतना प्रोटीन हमें मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉडी में पहले एब्जॉर्ब शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और बर्न भी पहले वही होते हैं। तो हमें ऐसे सोर्सेस चाहिए जिसमें फाइबर्स और प्रोटीन कंपैरेटिवली ज्यादा हो। तो इसीलिए अगर आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं तो ज्यादा बेटर है। कुछ लोगों का ये कंसर्न होता है कि हमें ये रोटी अच्छी नहीं लगती, ज्यादा हमारा खाया नहीं जाता। जो मिलेट्स की रोटी वगैरह होती है, गेहूं, बाजरा, ज्वार और रागी की, ये खाई नहीं जाती। तो जब भी खाई जाए, मतलब अगर हम पूरे दिन भर के डाइट में ये चीजें नहीं इन्वॉल्व कर सकते तो एटलीस्ट वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक तो ये जरूर किया जा सकता है। बट सजेस्टेड ये है कि हर दिन जब भी आप रोटी खाते हैं तो इस चीज की रोटी, ज्वार या बाजरा की रोटी खाएं। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम जानते हैं दूसरा पॉइंट, ड ऑफ रोटी कैन बी प्रिपेयर्ड विथ 50% वेजिटेबल। ये मैजिकल फॉर्मूला है। जैसे एक रोटी है, इसमें लगभग 100 से लेकर 150 कैलोरीज हमें मिलती है। अभी ये जो रोटी है जिसमें हमें इतनी कैलोरीज मिल रही है, उसको क्या हम हाफ कर सकते हैं? क्योंकि कम कैलोरीज जाएगी तो वजन कम बढ़ेगा। यस, कर सकते हैं। अगर जो हम आटा गूंथते हैं जितना लेते हैं उसका आधा ले और आधा पोर्शन हम वेजिटेबल्स अगर उसमें ऐड करें तो, और वो अगर कॉम्बिनेशन की हम रोटी बनाते हैं तो फाइबर्स भी ज्यादा जाएंगे, कंपेरेटिवली प्रोटीन्स भी ज्यादा जाएंगे, क्योंकि पालक, मेथी, इनमें भी प्रोटीन्स होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कैलोरीज कम जाएगी और लाइट भी हो जाएगा। और जब भी आप ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करते हैं तो इससे फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, मतलब आपको ज्यादा भूख नहीं लगती, एक फुलनेस का फीलिंग आता है। तो वो ऐड करने से इतने सारे चेंजेस होते हैं। बहुत बार केवल ये बदलाव करने से, मतलब मिलेट्स की रोटी या फिर सिंपल हाफ पोर्शन अगर आप वेजिटेबल्स का ऐड करते हैं तो काफी बदलाव आते हैं। स्किन टोन में चेंजेस आते हैं, एनर्जी में बदलाव दिखाई देते हैं, डाइजेशन में इंप्रूवमेंट होती है, मोशंस बहुत अच्छे से क्लियर होने में मदद होती है। इसके अलावा वजन कम करने में तो मदद डेफिनेटली होती है। तीसरा हम जानते हैं, स्ट्रिक्टली अवॉइड स्वीट्स एंड आउटसाइड फूड। ये मत समझिएगा कि अगर आप डाइट, फूड और एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं और बाहर का कोई स्वीट वगैरह है वो खा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको बाहर की चीजें, यहां पर लिखा है स्वीट्स मतलब मीठी चीजें जो भी मिठाई वगैरह होती है,
एंड आउटसाइड फूड, हमने पढ़ा है ट्रांस फैट के बारे में। आउटसाइड फूड में क्या होता है? ट्रांस फैट। मतलब आप इतनी सारी अच्छी चीजें कर रहे हैं, इतना सजा धजा रहे हैं अपने शरीर को डाइट और एक्सरसाइज के द्वारा, और बीच में ही कुछ गलत डाल दे रहे हैं, तो ये चीजें आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी होगी। उसके बाद होता है प्रिपेयर इंडियन ब्रेकफास्ट विद एडेड वेजिटेबल्स, सीड्स, नट्स टू मॉडिफाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज। जो भी हमारा भारतीय ब्रेकफास्ट नाश्ता होता है, सो इसमें क्या हम वेजिटेबल्स ऐड करके कुछ बना सकते हैं? क्या हम कुछ नट्स या फिर कुछ सीड्स ऐड करके बना सकते हैं, ताकि उसमें जो भी रवा है या सूजी है उसकी मात्रा कंपैरेटिवली कम हो जाए, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए और प्रोटीन्स बढ़े, मिनरल्स और विटामिन्स की क्वांटिटी उसमें बढ़े। इसे हम न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशन। और हाँ, एक बात मैं बताना आपको भूल गया। जो पहला पॉइंट हमने जाना है कि रिप्लेस व्हीट विद बार्ले और मिलेट्स लाइक जवार, बाजरा और रागी। तो बहुत बार लोग मल्टीग्रेन यूज करते हैं। मल्टीग्रेन नहीं यूज करना होता है। कभी कभार क्या होता है, जो भी आप अनाज खाते हैं तो अलग अलग अनाज के लिए आपके बॉडी में जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जो उसका पाचन करते हैं, उसकी क्वांटिटी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, या फिर उसका टाइप अलग हो सकता है। तो हो सकता है इंडाइजेशन करे। तो इसीलिए मल्टीग्रेन की जगह एक ही ग्रेन की रोटी खाना सहायक होता है। मतलब अगर आप बाजरे की रोटी खा रहे हैं तो वही खाइए, जवार की खा रहे हैं तो वही खाइए, बार्ले है तो वही खाइए, मिक्स मत कीजिए दो तीन चीजों को। ऑलराइट, सो हम जानते हैं ब्रेकफास्ट। तो आपको आइडिया लग रही है ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी डाइट जान रहे हैं। और डाइट में हम क्या पढ़ रहे हैं? डाइट में हमें क्या बदलाव करने हैं, जो हमारा डेली का शेड्यूल है उसमें क्या बदलाव करने हैं, चेंजेस करने हैं, ताकि हमारा वजन कम होने के लिए मदद हो। और ये कोई बड़े चेंजेस नहीं है। मतलब इसके लिए आपको कोई अलग से महंगी चीजें लाना या बहुत कष्ट करना, अलग से खाना पकाना, ऐसा कुछ है नहीं। साथ साथ में ये सारी चीजें हो जाती है, ना ही टाइम कंज्यूम करती है। ऑलराइट, अगर आप प्रेजेंट है तो प्रेजेंट टाइप कीजिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत खुशी हो रही है कि आप फिर से इस दिन भी ऑन टाइम ज्वाइन हो रहे हैं। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए यहां पर जो हमने पढ़ा है, ये चेंजेस स्पेशली जो ब्रेकफास्ट का है, ये काफी पावरफुल होता है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक वही है, ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में सर जी क्या क्या लिया जा सकता है जो वेट लॉस के लिए हेल्प करे? देखिए कोई भी अगर हम मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर लेते अगर है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो बेटर ये रहता है कि वो न्यूट्रिशनल रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मील नहीं ले रहे, ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे, तो कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट के बारे में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो न्यूट्रिशियस हो, उससे आपके कार्ब्स और फैट कम बढ़े और प्रोटीन ज्यादा आपको मिले। ऑलराइट, सो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिस्ट बताई है, इसका यूज करके ढेर सारी चीजें, ढेर सारे कॉम्बिनेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है सोक्ड आलमंड्स, ग्राउंड नट्स, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, पंपकिन सीड्स। ये जो आपको सीड्स एंड नट्स के बारे में बताया है, ये काफी न्यूट्रिशियस होते हैं, वेट लॉस के लिए हेल्प करते हैं। दूसरा, इसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। इवन ग्राउंडनट जो है, पीनट जिसे कहते हैं, आलमंड जो है, इसमें प्रोटीन कंटेंट काफी अच्छा होता है। और जो भी आपको बाकी के सीड्स बताए हैं, इनमें न्यूट्रिशनल मिनरल्स और विटामिन भी काफी अच्छे होते हैं। तो अगर ये हमें खाने हैं तो क्या तरीका है सही तरीका खाने का? इसे रात को हमें भिगो कर रखना होगा, नियरली 6 आवर्स तक, 6 घंटे तक इसे नॉर्मल वाटर में भिगो कर रखना होगा। और सुबह सुबह आप इसे ब्रेकफास्ट के साथ खा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो आप ब्रेकफास्ट खाएंगे वो कम जाएगा और न्यूट्रिशन ज्यादा जाएगा। तो पहले खाना है, ये जो सीड्स है ये आपको पहले खाना है। तो कितने क्वांटिटी में खा सकते हैं सर? 2 से 4 आलमंड्स आप एक समय में खा सकते हैं। लेकिन वो भी है कि अगर आप ज्यादा आलमंड्स खाते हैं तो बाकी चीजें आपको कम करनी होगी। तो दो बेस्ट रहता है, 2 आलमंड, ग्राउंडनट्स 4-5 ग्राउंडनट्स, फ्लैक्स सीड हाफ टेबल स्पून, चिया सीड्स हाफ टेबल स्पून, पंपकिन सीड्स हाफ टेबल स्पून। इसे सोक करके रखिए, बहुत अच्छी क्वांटिटी में बन जाते हैं, एक बाउल आपकी भर जाएगी इतनी भी अगर आप लेते हैं तो, क्योंकि पानी उसमें जाने के बाद सोक कर लेता है वाटर, तो काफी इसकी साइज बढ़ जाती है। ऑलराइट, तो ये है आपका ब्रेकफास्ट का, समझ में आया? पहला पॉइंट हमने ये सीखा कि हमें ब्रेकफास्ट में ये जो सीड्स और नट्स बताए हैं, इसको रात में सोक करके रखना है और दूसरे दिन ब्रेकफास्ट में इसे खाना है। कितने क्वांटिटी में? कम से कम क्वांटिटी रखनी, ज्यादा नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि अगर आपका इससे ही पेट भर जाता है तो आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना है, दूसरे दिन इसकी क्वांटिटी हाफ कर देनी है। जैसे आज अगर आपने 4 आलमंड्स खाए, 4 बादाम खाए और दूसरे दिन ब्रेकफास्ट में आपको लगा कि फुल हो गए इससे ही, तो हाफ कर दीजिए उसकी क्वांटिटी दूसरे दिन से।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके बॉडी पर आपको ट्राई करना होगा कि कितना आपको लगता है। अगर आपको भूख नहीं है तो कुछ भी नहीं खाना बेस्ट रहता है, कुछ नहीं, कोई न्यूट्रिशनल चीजें आपको नहीं खानी है। उसके बाद होता है रोस्टेड सेसम सीड, रोस्टेड सौंफ, रोस्टेड धनिया सीड और रोस्टेड जीरा। ये फार्मूला काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही पावरफुल काम करता है, स्पेशली जिनको एसिडिटी है, जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, और एब्जॉर्प्शन में भी ये काफी मदद करते हैं। कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, इसमें फाइबर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये ऐसा फॉर्मूला है। तो ये रोस्ट करके रखिए, सेपरेटली रोस्ट करने हैं, सेपरेटली इसको बारीक करना है और फिर मिक्स करना है। जो भी यहाँ पर लिस्ट दी गई है, मतलब सेसमे सीड्स यानी तिल के बीज जो है, गुजराती में जिसे तल कहते हैं, मराठी में तीड़ कहते हैं, सौंफ है, फिर जीरा है, धनिया है, इनको सेपरेटली रोस्ट कीजिए। रोस्ट करने के बाद बारीक कीजिए और बारीक करने के बाद मिक्स कीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। अभी ये जो मिक्सिंग होती है, इसका जो मिक्सचर आपने किया है, इसका आपको सिंपल 2 टीस्पून 2 चाय के चम्मच भरकर खाना है। कब खाना है आपको? ब्रेकफास्ट होने के बाद। कब खाना है आपको? ब्रेकफास्ट होने के बाद, एवरीडे 2 टीस्पून। फिर देखिए, जब ओबेसिटी में होता है ना, मुझे डाइजेशन इशू आ रहा है या फिर पित्त का प्रॉब्लम आ रहा है, एसिडिटी हो रही है, या फिर कभी कभी हमें होता है ना एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी मोस्टली ओबेसिटी में होती है, तो इससे मदद होगी कम होने में। पढ़ना है तो सब कुछ पढ़ना है, न्यूट्रिशन एक भी नहीं छोड़ेंगे, सारी चीजें इन्वॉल्व करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है ब्रेकफास्ट में, डरिएगा मत, 3 पॉइंट दिख रहे तो 3 ही नहीं है, बाकी और भी है आगे और बहुत इंटरेस्टिंग है। तीसरा है पनीर रेसिपीज। पनीर जो है ये प्रोटीन से भरपूर होता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत ही कम मात्रा में होता है कंपेयर टू प्रोटीन। फैट होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट काफी कम होता है, इसीलिए प्रोटीन वेट लॉस करने वालों की फेवरेट चीज है। लेकिन मैं आपको पनीर जो है, तो ये पनीर का मैं आपको एक खास बात बताता हूं। पनीर, क्योंकि ये दूध को प्रोसेस किया जाता है, हम घर में ही करते हैं, तो उस वजह से ये थोड़ा सा आपको स्किन प्रॉब्लम लाने की संभावना रखते हैं, या इसके अलावा ये थोड़ा सा इनडाइजेशन करने की संभावना रखते हैं। तो जिनको ये पनीर सूट नहीं करता, उन्होंने पनीर नहीं खाना है। मैंने बस आपको यहां पर बताया क्योंकि ये पनीर ये काफी अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है, इसलिए पनीर बिल्कुल भी गलती से बाहर से नहीं लाना है। घर में पनीर बनाइए, बाहर से लाया हुआ पनीर पनीर नहीं होता, ना ही वो दूध से बनता है। तो इसीलिए आपको ये चीजें याद रखनी होगी। पनीर की काफी रेसिपीज है जो ब्रेकफास्ट में आप यूज कर सकते हैं। अभी और है जी, यहाँ पर थोड़ी ना खत्म, क्योंकि देखिए जो लंच है, डिनर है, उसकी रेसिपीज तो फिक्स है हमारी, रोटी सब्जी बस, दाल राइस, यही तो होता है। लेकिन जो हमारा ब्रेकफास्ट का रेसिपी है वो हमें चाहिए होता है इंटरेस्टिंग रेसिपीज, तो वो हम अभी जान रहे हैं। नेक्स्ट है मूंग दाल चीला। मूंग दाल का चीला बनता है, तो उसकी रेसिपी आप YouTube पर भी देख सकते हैं, मूंग दाल चीला कैसे बनाते हैं। ये मोस्टली राजस्थान गुजरात में काफी फेमस है, आई थिंक MP में भी ये फेमस होगा, और उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद है मेथी मिलेट थेपला। ये भी गुजरात की बड़ी फेमस डिश है, मेथी मिलेट थेपला। जो मराठी है या फिर महाराष्ट्र में हो सकता है, इसे आई थिंक धापड़ा या पराठा भी कहते हैं। पराठा थोड़ा पंजाबी का ठीक होता है, लेकिन जो महाराष्ट्र में बनाया जाता है वो थोड़ा आई थिंक थेपला जैसा ही होता है। ऑलराइट, सो उसके बाद है वेजिटेबल उपमा। वेजिटेबल उपमा क्या होता है? तो जिसमें आप डिफरेंट वेजिटेबल्स ऐड करें, चॉप करके अलग अलग वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, इसमें नट्स ऐड कर सकते हैं, सीड्स ऐड कर सकते हैं। सीड और नट्स जो भी आप ऐड करेंगे उसको पहले सोक करके लेना है मिनिमम 2 to 3 आवर्स के लिए, फिर इसमें ऐड कर देना है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होता है उपमा। उपमा के तो काफी रेसिपीज है, बहुत सी रेसिपीज है, सिर्फ रवा से ही उपमा बनता है ऐसा नहीं है, उसमें रवा भी डालिए और बाकी की चीजें भी डालेंगे तो रवा की क्वांटिटी कम लगेगी और बाकी की चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी। जो पहले हमने फर्स्ट स्लाइड पर जाना है, तो उसमें जाना है ना हमने कि जो भी आप ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट नट्स, वेजिटेबल्स और सीड्स डाल सकते हैं, जिससे बाकी जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी क्वांटिटी कम हो जाए और आपको न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट मिले। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। बहुत बार आप ढूंढेंगे सर जी यहाँ पर ओट्स कहाँ है, सर जी यहाँ पर ओट्स कहाँ है। तो देखिए ओट्स जो है ये हो सकता है बाकी देशों के लिए बहुत हेल्दी हो, लेकिन भारतीयों के लिए ओट्स, क्योंकि ये यहाँ पर उपज नहीं होती है तो इतने सूट नहीं करते, इसलिए मैंने ओट्स नहीं डाले। और कोई भी आप यहाँ पर चीज देखेंगे पूरे डाइट प्लान में प्रॉपर इंडियन ब्रेकफास्ट, प्रॉपर इंडियन डाइट है। इसका मैं इंडियन या भारतीय होने का ये इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जहां पर है
उस देश का अगर आप खान पान करेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है। आयुर्वेद में इसे देश सात्म्य कहते हैं। अगर आप दूसरे देश की डिश, फ्रूट या फूड कंज्यूम करते हैं तो वो सूट ना होने के कारण कुछ डिसीजेस क्रिएट हो सकते हैं अगर वो न्यूट्रिशियस भी है। तो इसीलिए कोई भी ऐसा ड्रैगन फ्रूट, गवा, जो अलग अलग तरीके के आते हैं ऑस्ट्रेलिया से, जो इंडियन है वो तो चलता है, तो वो कोई भी आपको यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं मिलेगा। तीसरा है फ्रूट्स। फ्रूट्स में भी कौन से, जो वाटरमेलन, जिसमें वाटर ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है, 80 to 90% इसमें वाटर कंटेंट होता है, वो भी आप कभी कभार नाश्ते में खा सकते हैं। तो वाटरमेलन, पपाया, पोमेग्रेनेट, ये फल जो है आपको कभी कभार ब्रेकफास्ट में लेने चाहिए। ठीक है, क्या सर जी हम सीड्स खाएं फिर ब्रेकफास्ट खाएं हमारा, जिसमें हम वेजिटेबल्स वगैरह, सीड्स वगैरह ऐड करके खा रहे हैं, और फिर उसके बाद आप फ्रूट्स खाएं तो चलेगा क्या? तो देखिए, जब भी आप फल खाते हैं तो बेसिक ये बात याद रखनी है कि डिफरेंस रखना है। तुरंत खाने के पहले या खाने के बाद में फल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि फल पचाने के लिए अलग एंजाइम सीक्रेट होते हैं, तो वो थोड़ा सा मिस ना कर दे हमारे डाइजेशन को। तो इसीलिए हमें यहां तक ये चीजें करनी होगी। तो बेटर रहता है कि कभी कभार सिर्फ आप नाश्ते में फल खा लें। लेकिन देखिए, ये भी आपको याद रखना होगा कि जो केला, एप्पल, ये ऐसे फल हैं, ये सुबह सुबह नहीं खाए जाते, कफ बढ़ाते हैं, और हमारा उद्देश्य तो वही है, कफ नहीं बढ़ना चाहिए। मैं आपको फिर से क्लियर करता हूं कि कल मैंने बताया था आपको कि फल केवल खाने से वजन कम नहीं होता है। ये मिथ है, क्योंकि फल में भी हमें वाटर के अलावा कार्बोहाइड्रेट, शुगर बहुत अधिक मात्रा में होती है। बाकी चीजों के कंपैरिजन में प्रोटीन काफी कम होता है, लेकिन शुगर ज्यादा होती है, जो तो हमारा दुश्मन है ना जी, शुगर। फल हमारे दुश्मन नहीं है, शुगर कंटेंट है। तो इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका कंजम्पशन जितना कम करेंगे उतना बेटर रहता है। तो इसीलिए हफ्ते में 1 या 2 बार आप फल नाश्ते में खा सकते हैं। ज्यादा खाएंगे तो कफ बढ़ेगा। लेकिन ये जो यहाँ पर फल लिखे हैं, ये सेफ होते हैं, पित्त को कम करते हैं, एसिडिटी को शांत करते हैं, डाइजेशन को अच्छा रखते हैं, और बाकी इससे ज्यादा की चीजें नहीं होती, वजन नहीं बढ़ता है। ऑलराइट, सो आप खुश हैं? अगर आप खुश हैं तो हैप्पी टाइप कीजिए, आपके कमेंट से मुझे भी खुशी होती है, और स्माइल करते रहिए। काफी इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे आज के सेशन को भी। यहाँ पर इमेज में भी दिख रहा है, आप बता सकते हैं, टाइप करके बता सकते हैं, जो कॉर्नर में इमेज है आपके स्क्रीन पर, ये कौन सा डिश है? ये ठेपला है या उत्तपा है या क्या है? मैंने टाइप किया था ठेपला या चीला, आई डोंट नो, वहां से मुझे गूगल से ही इमेज मिली तो वो ऐड कर दी मैंने। आप कमेंट कीजिए, ये क्या हो सकता है आपके यहाँ, आपके राज्य में, आपके गांव में इसे क्या कहते हैं? जो भी कहते हैं वो आप टाइप कर सकते हैं। दिखने में तो काफी सुंदर है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो समझ में आया आपको? अभी तक हमने ब्रेकफास्ट की डिशेस जानी। ब्रेकफास्ट में हमने क्या क्या जाना है? ब्रेकफास्ट में हमने ये जाना है कि पहले आप थोड़े से सीड सोक करके खाइए, उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट कीजिए। लेकिन जो भी आप करेंगे, बनाएंगे, चाहे आप पराठा बना रहे, ठेपला बना रहे, चिल्ला बना रहे, उसमें वेजिटेबल्स का इन्फ्यूजन रखिए। उपमा वगैरह बना रहे, पोहा बना रहे, पोहा वगैरह, तो उसमें भी वो चीजें ऐड कर सकते हैं। सारी रेसिपीज पॉसिबल है। विरुद्ध आहार मत करना, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड नहीं करना है। रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड क्या होता है? जैसे ठंडे चीजों के साथ गर्म, ठंडी तासीर वाली चीजों के साथ गर्म तासीर वाली चीजें ऐड करना, या फिर बहुत तीखी चीजों के साथ स्वीट चीजें ऐड करना, ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है, ये अच्छा नहीं होता, ये स्किन प्रॉब्लम कर सकते हैं। और राइट, सो पनीर की रेसिपीज भी यहाँ पर सजेस्ट की जाती है, और वेट लॉस में काफी सहायक होता है पनीर, स्पेशली पनीर। लेकिन मैं देखता हूँ कुछ लोग है ना, अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, एकदम हेवी ब्रेकफास्ट, पंजाबी ब्रेकफास्ट, और उसके बाद लेते हैं पनीर। उसका कोई फायदा नहीं है भैया। बहुत से लोग मैं देखता हूं अच्छा सा पंजाबी ब्रेकफास्ट करने के बाद सैलेड खाते हैं, कोई फायदा नहीं। आपको पहले वो चीज लेना है ताकि बाकी की चीजें आपको ज्यादा ना जाए भैया। ठीक है, देखिए यहाँ पर सैलेड का कहीं पर जिक्र आया, नहीं आया, हमने उसका यूज किया है। रॉ सैलेड खाना क्या हमारे सही है? नहीं है। मैं सच में आपको बताता हूँ, रॉ सैलेड खाने से आपके बॉडी में पित्त बहुत बढ़ सकता है। पित्त की बीमारियां, एसिडिटी, स्किन प्रॉब्लम्स, एक्सेसिव स्वेटिंग, चिड़चिड़ापन, हेयर फॉल होने की संभावना रहती है। तो देखिए, हम इतना वर्कआउट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते कि लोहे के चने भी हमारे डाइजेस्ट हो जाए। तो इसीलिए हमें एटलीस्ट उसे स्टीम करना वो जरूरी होता है। तो वो आपको याद रखना है। जो आपको सीड्स एंड नट्स बताए वो भी पहले सोक करके रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें ऐसे चीजें होती है जो सीड्स एंड नट्स में स्पेशली जो सोक करने से निकल जाती है। अगर वो निकल नहीं गई
तो वो दूसरे चीज़ों के एब्जॉर्प्शन में बाधाकर होती है। तो वो बाधाकर होने से वो तो खा लेंगे हम, डाइजेशन भी हो जाएगा, लेकिन प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसे सोक करके रखना काफ़ी आवश्यक होता है। और राइट, तो ये था आपके ब्रेकफास्ट के बारे में। कभी आप बुलाइए हमें ब्रेकफास्ट पर, और इस तरह का आप ब्रेकफास्ट जरूर खिला सकते हैं, हमें आनंद होता है। आप भी आइए हमारे यहाँ। और राइट, सो डाइजेस्टिव ड्रिंक जैसे हमने कल जाना था कि 5 विभाग कीजिए आपके खाने पीने के। जैसे उसमें 3 मील्स थे, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और 2 ड्रिंक थे, एक मॉर्निंग ड्रिंक और एक इवनिंग ड्रिंक। तो उसे हम डाइजेस्टिव ड्रिंक कहते हैं। क्या इसे डिटॉक्स ड्रिंक कह सकते हैं, पर डिटॉक्स इसके लिए सही जवाब नहीं है, क्योंकि डिटॉक्स सिर्फ बॉडी खुद कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसे डाइजेस्टिव ड्रिंक कहा है। तो कुछ आपके पास लिस्ट है, वो देखिएगा, और ये लिस्ट में जो भी चीजें उसकी क्वांटिटी भी बताइए, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहला है एलोवेरा जूस। एलोवेरा काफी पावरफुल होता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। एलोवेरा स्पेशली डाइजेस्टिव भी होता है और पित्त शामक भी होता है। इसके अलावा दूसरा है, और एलोवेरा जूस अगर आपको लेना है मार्केट से मत लाइएगा, घर में अगर पॉसिबल है तो बनाइए मत, अदरवाइज लीजिए मत, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि मार्केट से जो आता है, मैंने इसके काफी लोगों के ऊपर साइड इफेक्ट देखे हैं। किसको उसकी एलर्जी हो गई बहुत ज़्यादा, किसको वो सूट नहीं कर गया, और किसी को उसका प्रॉब्लम में कुछ डिफरेंस आया ही नहीं। उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो काहे को लेना दूसरा। आंवला जूस भी आप घर पर बनाइए, 50 ml क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। 50 ml काफ़ी कम होता है, आप देखिएगा। उसे फिर आप डाइल्यूट करके उसमें पानी वगैरह डालकर पी सकते हैं, ठंडा पानी, गर्म पानी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर सभी जगह पर मिलता है, हर एक मेडिकल स्टोर में आपको त्रिफला पाउडर मिल जाएगा। त्रिफला पाउडर जो है, इसमें भी आंवला होता है, हरड़ होता है और बेड़ा होता है। त्रिफला पाउडर जो है ये आपको लेना है 1 टेबल स्पून। त्रिफला पाउडर कितना लेना है? 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून त्रिफला पाउडर आपको 2 ग्लास पानी में बॉईल करना है। कितने पानी में? 2 ग्लास पानी में, और इसे 1/4 होने तक बॉईल करना है, छान लेना है और छान कर गरम गरम पीना है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। 1 टेबल स्पून त्रिफला पाउडर, नियरली 5 to 8 ग्राम्स के आसपास आ जाएगा, और फिर उसे आपको 2 ग्लास पानी में बॉईल करना है। 1/4 यानी 1/4 होने तक बॉईल करना है, धीमी फ्लेम के ऊपर, धीमी आंच के ऊपर, और फिर इसे आपको छान करके सुबह सुबह खाली पेट पीना है। जो सबसे पहले दिन की आपकी शुरुआत इन डाइजेस्टिव जूसेस से होगी, ठीक है। उसके बाद आपको देखा है, देखिए इसमें से कोई एक लेना है। डे बाय डे आप ऐसा प्लान कर सकते हैं कि मंडे को एलोवेरा, ट्यूसडे को आंवला, वेंसडे को लेमन जूस भी बचा है, सॉरी त्रिफला है, वेंसडे को त्रिफला। फिर आता है थर्सडे को लेमन जूस प्लस वाटर। लेमन जूस मतलब हाफ लेमन होता है, हाफ लेमन कट कीजिए और जो आधा पोर्शन है वो 100 ml वाटर में डालकर पी लेना है। 100 ml वाटर में डालकर पी लेना है, 1 ग्लास से थोड़ा सा कम, ठीक है। वेरी सिंपल। तो ये होता है आपका लेमन का डाइजेस्टिव जूस। नेक्स्ट है हमारा अदरक रस प्लस हनी प्लस वाटर। स्पेशली विंटर में, जो अभी समय चल रहा है, स्पेशली विंटर में, या फिर जिनको खांसी सर्दी का प्रॉब्लम होता है, कफ का इशू होता है, उनके लिए तो एक काफी पावरफुल रेमेडी है। अदरक का रस लेना है आपको 2 टीस्पून, 2 चाय के चम्मच अदरक का रस, दोनों मिलकर होता है 5 ml। 5 ml से ज्यादा मत लीजिए। हनी लेना है आपको, शहद 2 टीस्पून, 2 चाय के चम्मच भरकर हनी, या 1 टेबल स्पून हनी ले सकते हैं। और गुनगुना पानी कितना? 100 ml। देखिए हनी के साथ कभी भी गर्म पानी नहीं चलता, हनी के साथ गर्म पानी ये विष यानी विरुद्ध आहार बनता है। हनी के साथ गर्म पानी नहीं पीना होता, इसलिए गुनगुना पानी मतलब थोड़ा सा जो गर्म है वो पानी आपको यहाँ पर लेना है, गर्म नहीं, ठीक है। नहीं तो वेट लॉस के लिए कितनी सारी लाखों में जनता है जो शहद को गर्म पानी में डालकर लेती है। तो आपको क्या करना है? 2 चाय के चम्मच रस, अदरक का रस, उसमें 1 टेबल स्पून हनी, और उसमें वाटर कितना रहेगा? 100 ml, या 1 ग्लास भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा गुनगुना रहे। नॉर्मल वाटर भी चलेगा, लेकिन गर्म बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये भी आपको उस जगह पर। तो हमारा ये कब का हो गया? थर्सडे हुआ, फ्राइडे का है, फ्राइडे तो बाकी है अभी। यस, फ्राइडे के ऊपर आते हैं। तो फ्राइडे को हमें लेना है बटर मिल्क। बटर मिल्क क्या होता है? छाछ होता है, छाछ है ना। आई थिंक देखिए कुछ लोग इसे लस्सी भी कहते हैं, मोस्टली पंजाब में छाछ को लस्सी कहते हैं। और मैंने कई बार देखा तो इतना कंफ्यूजन हुआ कुछ वर्ड से, क्योंकि हर राज्य में इसका अलग अलग शब्द हो सकता है। तो
क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र में आते हैं तो लस्सी काफ़ी गाढ़ी होती है, थिक होती है, उसमें आइसक्रीम वगैरह होती है, तो वो थोड़ा सा वहाँ पर मेरा कन्फ्यूजन हुआ था। तो इसीलिए बटर मिल्क ये अंग्रेजी वर्ड है जिससे आपको इजीली हो सकता है। छाछ या ताक आपको समझ में आ जाएगा, जो हम दही को मंथन करके बनाते हैं, घी सेपरेट करते हैं और छाछ रह जाता है। तो देखिए विद फैट और विदाउट फैट दो तरह का बटर मिल्क होता है। तो हमें कौन सा चाहिए? विदाउट फैट बटर मिल्क। मतलब जब आप बटर मिल्क करते हैं, मंथन करते हैं दही का, तो जो घी ऊपर आता है, वो मक्खन जो ऊपर आता है, माखन उसे निकाल लेना है, और जो नीचे बचता है वो आपका बटर मिल्क विदाउट फैट है, वो हमें वेट लॉस के लिए चाहिए। तो उसमें धनिया पाउडर, सेंधा नमक और दालचीनी पाउडर थोड़ा थोड़ा पिंच पिंच डालेंगे, टेस्ट में भी मज़ा आएगा। और वाह क्या बात है, फिर 100 ml आपको ये आप फ्राइडे के दिन ले सकते हैं। ऑलराइट, संडे हॉलीडे, संडे के दिन 7वां हमारा, हम हॉट वाटर ले सकते हैं। संडे के दिन क्या लेना है हमें? हॉट वाटर। हॉट वाटर क्या होता है? गर्म पानी, सिंपल गर्म पानी 150 ml, ठीक है। तो ये है आपके 7 दिन के डाइजेस्टिव जूस। यही आपको रिपीट करना है इवनिंग टाइम में। मॉर्निंग में आपने एलोवेरा लिया, उसी दिन इवनिंग में एलोवेरा लीजिए। मॉर्निंग में आपने दूसरे दिन ट्यूसडे को आंवला जूस लिया, इवनिंग में सेम रिपीट कीजिए। तो इस तरह से मॉर्निंग और इवनिंग का आपको डाइजेस्टिव जूस मिल जाएगा। सर जी क्या हम इवनिंग में लेना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी लिया तो चलेगा। मॉर्निंग में आपको ये काफी हेल्प करेगा। आपको एक बात और याद रखनी है कि कोई भी चीज हर दिन नहीं लेनी है। इसका प्लान इतना स्मार्टली बनाया है कि आपको इसका साइड इफेक्ट भी ना हो। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आंवला जूस, एलोवेरा जूस या फिर त्रिफला पाउडर, इससे कुछ लोगों को लूज मोशन हो सकता है। वो पहली दूसरी बार में होता है, बाद में लेंगे तो लूज मोशन नहीं होता। एक्चुअली वो आपका टॉक्सिन्स वगैरह बाहर निकल रहा है, डाइजेशन को क्लियर कर रहा है, ठीक है। अगर आप रेगुलरली भी आंवला जूस लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि डे 1 और डे 2 पर लूज मोशन होता है, फिर बाद में नहीं होता है। तो ये थे हमारे 7 डेज के 7 डाइजेस्टिव जूस, जो आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पर रिपीट करने हैं। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ आया है। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो आप क्लियर टाइप कर सकते हैं। ऑलराइट, हे प्रभु ये सारा हम कैसे करें? काफी आसान है। देखिए इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस या फिर जिसे हम कहते हैं बनाने के लिए काफी कठिन है, बिल्कुल इजी है जी। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी वेट लॉस के लिए। मुझे लगता है सबसे कठिन यहाँ पर गर्म पानी ही होगा, गर्म पानी करना, है ना। सबसे आसान है गर्म पानी। गर्म पानी पीना चाहिए, वेट लॉस के लिए अच्छा होता है गर्म पानी। नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन। ये सारा खेल है कॉम्बिनेशन का, कि प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ फूड एंड फास्टिंग। मतलब आपको कॉम्बिनेशन अच्छा रखना है फास्टिंग और फूड का। मतलब जैसे आप हफ्ते के 7 दिन, 7 डेज ऑफ वीक जो भी डाइट कर रहे हैं प्रॉपरली, जैसे ब्रेकफास्ट का हमने बताया, आपको इसका बताया है कि जूस, डाइजेस्टिव जूसेस का। लंच और डिनर इजी है जी, उसमें जो रोटी है उसका रोटी का चेंजेस आपको बताया। बाकी तो सब्जियां आप खा ही सकते हैं, दाल भी उसमें होनी चाहिए। राइस को कम से कम रखिए, गेहूं की जगह मिलेट्स यूज कीजिए। बस यही आपके लंच और डिनर में चेंजेस होते हैं, जो ऑलरेडी हमने सीखा है। तो यहाँ पर हमारा डाइट क्लियर हो चुका है, पूरा पैक हो चुका है। तो अभी आपको यह समझना होगा कि जो हमने फास्टिंग का पहले दिन के लेसन में जाना था, कि फास्टिंग आपको स्मार्टली प्लान करनी है। जैसे 16 आवर्स का फास्ट आप पहले शुरू कर सकते हैं। फिर वंस इन अ वीक आप जूस फास्ट कीजिए, पूरे दिन सिर्फ पोमेग्रेनेट जूस के ऊपर या वाटरमेलन जूस के ऊपर रहिए या बटर मिल्क के ऊपर रहिए, यानी छाछ के ऊपर रहिए। तो ये आपको फिर धीरे धीरे मजा आने लगेगा। फिर देखिए किस तरह से मेटाबॉलिज्म आपका फिक्स होने लगता है। और ये जो भी डाइट प्लान हमने सीखा है, इससे आपका कोई भी न्यूट्रिशनल लॉस नहीं होगा, कमाल का गेन होगा, मसल गेन, और फैट लॉस करने के लिए भी काफी मदद होगी। अगर मैं सिर्फ एक्सरसाइज करता हूं तो क्या उससे मेरे बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है? अगर मैं डाइट नहीं फॉलो करता हूं, डाइट अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है तो डेफिनेटली हो सकता है। अगर प्रॉपर आप डाइट में न्यूट्रिशियस चीजें ऐड करेंगे तो काफी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। कई लोग तो केवल डाइट के भरोसे पर भी वेट लॉस करते हैं, मतलब वो पॉसिबल है, कहने का उद्देश्य वो पॉसिबल है, लेकिन एक्सरसाइज करना आवश्यक है। स्टार्ट विथ वीकली चार्ट, मतलब एकदम से पूरे महीने का चार्ट मत बनाइए, पहले हफ्ते का चार्ट बनाइए कि आज आपको क्या खाना है, और उसके बाद आप फिर 15 दिन का बनाइए, और उसके बाद फिर 30 दिन का बनाइए। मतलब 7 दिन में आपको क्या बदलाव आए उसके अनुसार आप मॉडिफिकेशन करके 15 और 30 दिन का आगे बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्मार्ट डाइट प्लान बनता है।
जो कि पर्टिकुलरली एक खास इंडियन पर्सन के लिए बहुत अच्छे से सूट करता है। कोई भी आप डाइट प्लान देखिए, किसी भी न्यूट्रिशनल स्कूल से जानिए, सारा डाइट प्लान यूएसए या फ्रांस का होता है, जो हमें कई कबार सूट नहीं करता है। तो इसीलिए हमें इंडियन प्लान चाहिए, भारतीय पद्धति, तो वही ये है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वेट लॉस पार्ट 5। ये है हमारा आखिरी पड़ाव, जिसमें हम एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, काफी पावरफुल टॉपिक होने वाला है, कमाल का टॉपिक है। ऐसी चीजें हम सीखेंगे, शायद ही हो सकता है आप में से किसी ने इसका इस तरह से ओरिएंटेशन कभी लिया होगा। तो जानते हैं एक्सरसाइज प्लानिंग के बारे में, क्या करनी होती है एक्सरसाइज, कैसे करनी होती है एक्सरसाइज, किस तरह से प्लान करते हैं। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं, सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कई बार मैं देखता हूं कि लोगों को वेट लॉस करना होता है, ये करो वेट लिफ्टिंग, ये भागो रनिंग करो, ये योगासन, फटाफट सूर्य नमस्कार। ये इतना हार्मफुल है, मसल लॉस करता है, डेफिशिएंसी क्रिएट करता है, जॉइंट्स के प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मसल टियर भी हो सकता है, टायर्डनेस, लेथार्जिक फीलिंग आती है, डलनेस फील होता है, ऑल डे स्लीपी फील होता है। ये प्रभु हमें साइड इफेक्ट नहीं चाहिए। तो इसीलिए पहला रूल होता है कि कभी भी वेट लॉस करते वक्त इनिशियली ही फास्ट या हेवी वर्कआउट नहीं करना है, नॉट एट ऑल। अगर आपका योग सेशन चल रहा है और उसमें कोई व्यक्ति नया ज्वाइन करता है तो उनको स्लो डाउन करने के लिए कहिए। सर जी सुनते ही तो नहीं है ना? सुनते हैं क्या? बहुत बार नहीं सुनते हैं। उनको लगता है कि फास्ट करेंगे तो फटाफट वेट लॉस होगा, 1 महीने में फ्री, है ना? ऑलराइट, नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी इज एसेंशियल। मतलब अगर मैं वेट लॉस के लिए आज से शुरू करता हूं, 15 दिन करता हूं, 15 दिन के बाद छोड़ देता हूं, 15 दिन फिर मैंने 5-6 दिन गैप ली, उसके बाद मेरा डे 1 शुरू होगा। मतलब जो भी हमारा एक्सरसाइज का हम सीक्वेंस जानेंगे, तो आप जब भी गैप लेंगे वो आपका डे 1 होगा। गैप 2 दिन की अलाउड है या 3 दिन की भी अलाउड है। 3 दिन से ज्यादा आप गैप लेते हैं तो बॉडी फिर से अपने रंग में आ जाती है, फिर से अपने जो उसका टेंडेंसी होता है उसी टेंडेंसी में आ जाती है। और शुरुआत में ये करना काफी घातक होता है। पहले 1.5 से 2 महीने में प्लीज 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 ब्रेक मत लीजिए आपके एक्सरसाइज शेड्यूल से, क्योंकि आपका पहला दिन शुरू होगा जब भी आप गैप से वापस आएंगे। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन बॉडी एंड मेटाबॉलिज्म, एवरीवन टेक्स डिफरेंट टाइम्स टू लूज वेट। मतलब हर एक व्यक्ति को अलग समय लगता है। किसी को 10 किलोग्राम वजन करने के लिए 2 महीने में हो जाएगा, किसी का 10 किलोग्राम 4 महीने या 5 महीने भी लग सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक्सेप्टेंस रखना है कि भैया हर एक की बॉडी अलग है, हर एक का अलग अलग एस्पेक्ट होता है। तो इसीलिए मेरी बॉडी को अगर टाइम लग रहा है तो इट इज अलाउड कि चलो भैया ठीक है, धीरे धीरे चल रहा है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद डाइट एंड एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन प्लेज मेजर रोल, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ऑलराइट, तो आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, 5 इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस। ये सीक्वेंस आपको पिक्चर कर लेने हैं आंखों में, आपके ब्रेन में ये चित्र रहना चाहिए। कभी मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताइए 5 सीक्वेंस कौन से एक्सरसाइज के वेट लॉस के लिए, सीक्वेंस है ये। सीक्वेंस मतलब जो पहली पॉइंट लिखा है वो पहली बार में ही होगा, जो दूसरा पॉइंट लिखा है वो उसके बाद होगा, जो तीसरा पॉइंट लिखा है वो उसके बाद होगा। इस तरीके से सीक्वेंस क्रम है। तो क्या है 5 सीक्वेंस, मैं 1 बाय 1 पढ़ देता हूं, फिर बाद में 1 to 1 जानेंगे। पहला है ओपनिंग जॉइंट्स, दूसरा है एक्टिवेटिंग मसल्स, तीसरा है बिल्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी, चौथा है स्ट्रेंथ बिल्डिंग और पांचवा एक्वायरिंग स्पीड। स्पीड चाहिए ना हमें। बहुत बार हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टा क्या करते हैं, पहली स्पीड में एक्सरसाइज कर देते हैं। स्पीड में पहली बार में ही अगर एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा जी, जो पहले आपको साइड इफेक्ट बताए हेवी और फास्ट वर्कआउट के वो हो जाएंगे, लेकिन वो सिक्वेंशियली सबसे आखिरी में आता है, तो वो भी आपको समझना होगा। इसमें एनाटॉमिकली अगर समझेंगे तो काफी चीजें हैं, जैसे आइसोटोनिक एक्टिविटी, आइसोमेट्रिक एक्टिविटी, डिफरेंट मसल एक्टिविटी, तो वो अलग अलग टॉपिक है। कभी हम उसके बारे में भी बहुत डिटेल में सीखेंगे, जरूर सीखेंगे अगर आप कनेक्टेड रहे। और क्या आप मुझे प्रॉमिस करते हैं कि आप कनेक्टेड रहेंगे? अगर आप प्रॉमिस करते हैं तो प्रॉमिस टाइप कीजिए, नहीं तो सर जी सेशन हो गया और ग्रुप से हम लेफ्ट कर गए, ऐसी गलती ना करना। क्योंकि एक बार आप जुड़ गए तो इतने पावरफुल गिफ्ट आपको ग्रुप में मिलेंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज, और बहुत कम बार इस ग्रुप से काफी कम लोग लेफ्ट होते हैं, क्योंकि उनको पता है आगे कुछ नई चीज उनको गिफ्ट के स्वरूप में मिलने ही वाली है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि आपको जुड़े रहना है, ठीक है? ऑलराइट, तो जानते हैं 1 बाय 1 क्या होता है एक एक चीज। तो पहले मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं ओपनिंग जॉइंट्स का मतलब क्या होता है। ओपनिंग जॉइंट्स मतलब जैसे अभी एक व्यक्ति है, वजन कम करना चाहते हैं,
तो उनके जॉइंट्स जो है ये थोड़े से क्लोज्ड है, स्टक हो चुके हैं। तो उनकी जॉइंट की मोबिलिटी हमें बढ़ानी है। तो मोबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या एक्टिविटीज होती है? सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। क्या होते हैं? योग अभ्यास में हम करते हैं ना माइक्रो एक्सरसाइजेस, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो वो हमें करने चाहिए। उससे वो जॉइंट्स ओपन होते हैं। और सूक्ष्म व्यायाम तो इतनी मेरी पसंद की चीज है क्योंकि हर जॉइंट के लिए काम करते हैं। फिंगर्स के छोटे छोटे जॉइंट से लेकर पूरे बॉडी के जॉइंट्स इसमें एक्टिवेट होते हैं। ग्रेट। उसके बाद होता है एक्टिवेटिंग मसल्स। देखिए मसल्स का काम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से होता है। तो हम अपनी मसल्स को एक्टिवेट कैसे करते हैं? मसल को एक्टिवेट करने का बेस्ट तरीका होता है जॉइंट मूवमेंट। तो अभी ये जॉइंट मूवमेंट होती कैसे, कैसे हम जॉइंट मूवमेंट कर सकते हैं? तो कोई भी अगर आप आसन करते हैं तो उस आसन में जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उस दौरान आपकी मसल्स भी एक्टिवेट होने लगती है। तो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, पहली दिन जब योग अभ्यास के लिए व्यक्ति आते हैं वेट लॉस के लिए स्पेशली, तो पहले उनको सूक्ष्म व्यायाम पर ही फोकस करना है। डे वाइज मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, पहले बस सुन लीजिए इसका मीनिंग। फिर मेरा फोकस ये रहेगा कि इनके मसल्स एक्टिवेट होने लग जाए। तो मैं जो आसन होते हैं, योगासन होते हैं, जैसे ताड़ासन है, वीरभद्रासन है, जो ज्यादा विदाउट स्ट्रेचिंग हम कर सकते हैं, जितना धीरे धीरे थोड़ा सा चेयर पोज हो सकता है, स्ट्रेचिंग हो सकती है, मतलब जिसमें ज्यादा भी बॉडी के ऊपर दबाव ना है, ऐसे आसान आसन, योगासन, जिससे हमारी मसल्स एक्टिवेट होने लगती है। तीसरा है बिल्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है, जैसे देखिए कई बार क्या होता है, कोई ओबेज व्यक्ति है, वो अगर अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं कोई योगासन करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, तो गिर सकते हैं या फिर उनके काफी लिमिटेशंस आते हैं एक्सरसाइज के। तो वो लिमिटेशंस ना हो और उसके साइड इंजुरी ना हो, लिमिटेशंस ना हो और इंजुरी ना हो, इसलिए थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आवश्यक है। मैं बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ी बहुत। तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे डेवलप होती है? फ्लेक्सिबल बनाने वाले योगासन करके। तो वो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पाद पश्चिमोत्तानासन करना है, तो पाद पश्चिमोत्तानासन करने का प्रयास आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, हमें पाद पश्चिमोत्तानासन करने का प्रयास करना है, वही इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा। तो मैं वन बाय वन इसको आपको फिर से रिपीट करके समझाऊंगा। उसके बाद है स्ट्रेंथ बिल्डिंग, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, वेट लॉस के बाद क्या होता है, स्किन ऐसे डल होती है, रिंकल्स आने लगते हैं, स्किन स्लैगिंग होता है, सैगिंग होता है स्किन का, वो ना हो इसके लिए, और मसल्स और अच्छे से डेवलप हो, फैट स्पेशली स्किन के अंडर का बर्न हो, इसके लिए स्ट्रेंथ बिल्डिंग जरूरी है। तो स्ट्रेंथ बिल्डिंग में क्या आता है, जिसमें आसन को हम ज्यादा देर तक होल्ड करते हैं या फिर कोई वजन उठाते हैं और उसे होल्ड करते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन उसे कहा जाता है, इससे स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। मैं फिर से उदाहरण के साथ भी बताऊंगा आपको। फिर आता है एक्वायरिंग स्पीड, तो जो भी आप कर रहे हैं उसे थोड़े गति से करना होता है, तो फिर वो आता है स्पीड, तो उसे फास्ट फैट बर्न होता है। तो हमें क्या चाहिए, फास्ट फैट बर्न। तो लोग पहले एक्वायरिंग स्पीड से ही शुरू करते हैं, फिर उनका मेटाबॉलिक शिफ्टिंग ठीक से नहीं होता, फिर उनका फैट मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता, फिर बॉडी जो है एक ही जगह पर ओबीज रहते हैं, बाकी जगह से फैट शेड होने लगता है। समझ में आपको अभी कारण? बहुत से लोग योग एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से करते हैं, लेकिन क्योंकि वो सीक्वेंस फॉलो नहीं करते, इसीलिए उनके एक ही जगह का फैट रहता है, बाकी पूरी बॉडी दुबली पतली होने लगती है ना, मतलब शरीर को बेडअप बना देता है। तो पांचों पॉइंट आपने लिख लिए, पांचों पॉइंट को याद कर लीजिए, इसका फोटो निकाल लीजिए आपके मन में, आपके माइंड में ये फोटोजेनिक मेमोरी होनी चाहिए। ओपनिंग जॉइंट्स, एक्टिवेटिंग मसल्स, बिल्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ बिल्डिंग एंड एक्वायरिंग स्पीड। तो जानते हैं डे वाइज। देखिए जब शुरुआत में आते हैं लोग, तो डे 1 to डे 5, मतलब पहले 5 दिन आपके पहले 2 ही चीजें होनी चाहिए, जॉइंट ओपनिंग एंड एक्टिवेटिंग मसल। इसमें क्या आता है, सूक्ष्म व्यायाम ज्यादा से ज्यादा करिए, माइक्रो एक्सरसाइजेस ज्यादा से ज्यादा कराइए, और उसके बाद इनको छोटे धीरे धीरे आसन और आसान योगासन कराने, जो इजी है करने में, ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग नहीं होती है, धीरे धीरे करते हैं, तो इससे जॉइंट्स ओपन होने लगते हैं, मसल्स एक्टिवेट होती है। उसके बाद डे 6 to डे 15 आपका फोकस होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। तो ये जो 10 दिन है, नेक्स्ट 10 दिन इसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पर आपका फोकस रहेगा। तो जो भी आप आसन करेंगे उसको कोशिश करनी है और अच्छे से करने की, ज्यादा दबाव नहीं देना है, ज्यादा तकलीफ नहीं देनी है शरीर को, बिल्कुल धीरे धीरे। जैसे आपको उदाहरण बताया
पाद पश्चिमोत्तानासन का। धीरे धीरे आगे झुकने की कोशिश कीजिए, बैक को स्ट्रेट रखकर, हैंड्स को स्ट्रेट रखकर, कान से सटाकर। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करता है। हमारा उद्देश्य नीचे जाकर सर घुटनों से लगाना नहीं है, हमारा प्रयास है वो। हमारा उद्देश्य क्या है? वो प्रयास। हमारा उद्देश्य क्या है? वो प्रयास। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि सर हमारे घुटने से लग जाए, वो तो उसका प्रोडक्ट है। ऑलराइट, उसके बाद देखिए, जब आप फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करते हैं तो उसके साथ साथ पहले 5 दिन में जो हमने किया वो भी आएगा। हर एक चीज दूसरे चीज के साथ एड ऑन होती जाएगी। मतलब पहले 5 दिन हमारा फोकस सिर्फ जॉइंट ओपनिंग पर और मसल को एक्टिवेट करने पर था, मतलब सूक्ष्म व्यायाम और इजी आसन करने पर था। फिर हमने छठे दिन से 15 दिन तक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए उन्हीं आसनों को और प्रयास करके ज्यादा करने की कोशिश की ताकि फ्लेक्सिबिलिटी आए। ज्यादा का मतलब यहाँ पर तकलीफ देने का नहीं है, प्रयास से है, सिंपल प्रयास से है, ठीक है। फिर तीसरा एस्पेक्ट आता है स्ट्रेंथ बिल्डिंग। 16th डे से 30th डे तक, मतलब 15 दिन आपको स्ट्रेंथ बिल्डिंग पर फोकस करना है। तो देखिए 16वें दिन से 30वें दिन तक आपका जॉइंट ओपनिंग का, मसल एक्टिवेशन का और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्डिंग का भी प्रयास होगा और उसके साथ स्ट्रेंथ बिल्डिंग की भी एक्टिविटी होगी। मैंने कहा ना कि एक एक आपकी एड ऑन होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले 5 दिन ये कर लिया तो अभी दूसरे 10 दिन वो नहीं करना है, ऐसा नहीं है। वो भी करना है, दूसरा भी करना है, फिर तीसरा जब होगा तो तीसरा भी उसमें ऐड हो जाएगा। इस तरह से एडिशन हो रहा है। तो 16वें दिन से 30वें दिन तक आपको स्ट्रेंथ बिल्डिंग, मतलब एक आसन में होल्ड करना। मैं भी आपको एक उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करता हूं, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप कोई भी एक आसन कंसीडर करते हैं, जैसे आपका चेयर पोज है, उत्कटासन है, तो उत्कटासन करने का प्रयास ये फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करेगा और उत्कटासन में होल्ड करना, स्थिर रहना, ये आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड करेगा, ये आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड करेगा। इसके अलावा कुछ वजन, भारी वजन आप उठा सकते हैं, 1 या 2 किलोग्राम का, वो होल्ड करके रख सकते हैं। उसमें भी आसन की वेरिएशंस कर सकते हैं, प्रॉप का यूज कर सकते हैं, उससे भी काफी स्ट्रेंथ बिल्डिंग होती है। स्ट्रेंथ बिल्डिंग काफी आवश्यक चीज होती है, स्पेशली जब आपकी एज बढ़ती है तो स्ट्रेंथ बिल्डिंग स्मार्टली प्लान करना आवश्यक होता है, अदरवाइज बोन्स में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज स्मार्टली और अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। उसके बाद होता है एक्वायरिंग स्पीड। एक्वायरिंग स्पीड का मतलब होता है कि आपको थोड़ी अभी गति देना है। तो जैसे सूर्य नमस्कार अगर आप कर रहे हैं तो धीरे धीरे थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा फास्ट नहीं, धीरे धीरे फास्ट कीजिए। कोई आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कीजिए, तो इससे काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तो डे 1 से डे 5 तक हमें इजी आसन, सूक्ष्म व्यायाम पर फोकस करना है। फिर उसके बाद 10 दिन हमें वो भी करना है, इजी आसन और सूक्ष्म व्यायाम। फिर उन आसनों में हमें ज़्यादा और झुकने का प्रयास करना है, जो भी आसन होगा उसको और अच्छे से करने का प्रयास करना है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी हो, और आसन को ऐड करना है, योगासन और बढ़ाने हैं। फिर हमें तीसरा एस्पेक्ट जो होता है, तीसरा 15 दिन का जो शेड्यूल है, उसमें मसल एक्टिवेशन, जॉइंट ओपनिंग और बिल्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी ये भी होगा। और फिर नेक्स्ट ये होता है स्ट्रेंथ बिल्डिंग, मतलब हम होल्डिंग बढ़ाते हैं, होल्ड करना बढ़ाते हैं। स्पेशली जब आप चतुरंग करते हैं, प्लैंक करते हैं, तो उसमें होल्डिंग काफ़ी वेट लॉस के लिए हेल्प करता है। नौकासन, होल्डिंग काफ़ी हेल्प करता है वेट लॉस में, मसल बिल्डिंग में, स्ट्रेंथ बिल्डिंग में, है ना। नौकासन, आपका उत्कटासन, वीरभद्रासन, इवन ताड़ासन भी करता है। तो उन आसनों के आपको नाम की लिस्ट ऑलरेडी बनाकर रखनी, 1 महीने का काफ़ी अच्छा प्लान आप ऑलरेडी बनाकर रख सकते हैं। और ये करने के लिए केवल आपको 30 मिनट्स लगते हैं, केवल 30 मिनट। उसके बाद लास्ट है एक्वायरिंग स्पीड। तो जो भी चीज़ें हम करते हैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। फास्ट का मतलब होता है धीरे धीरे गति बढ़ाना। अगर हम पहले दिन गति बढ़ाते हैं तो क्या उसमें परफेक्शन आएगा? नहीं आएगा। हम गलत आसन करेंगे, गलत इफेक्ट पड़ेगा, बोन्स के प्रॉब्लम, जॉइंट्स के प्रॉब्लम शुरू होने लगेंगे। वेरी सिंपल। तो अगर हमें गति चाहिए तो गति के लिए पहले रेडी तो होना पड़ेगा ना भैया, नहीं तो पैर मुड़क जाएगा, गिर जाएंगे हम, या फिर इंटरनल इंजुरी होगी, पता भी नहीं चलेगी लेकिन दर्द होगा। तो ये ना हो, इसीलिए इस तरह से सीक्वेंस फॉलो करना आवश्यक होता है। और इस तरह से फॉलो किया गया सीक्वेंस बॉडी पर इधर उधर जो फैट होता है वो कम करने के लिए हेल्प करता है। बहुत बार हम क्या करते हैं, सिर्फ पेट पर फैट है तो पेट की एक्सरसाइज है। ये बॉडी के हाथ में है कि वो कहाँ का फैट बर्न करे।
बहुत बार ऐसा होता है कि हम फेशियल एक्सरसाइज करते हैं तो डबल चीन कम होता है। ये बॉडी के ऊपर है, वो कहाँ का फैट कम करे। कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करके कहीं का पर्टिकुलरली फैट करना कम करना ऐसा नहीं होता है। अगर किसी का हुआ है तो वो बॉडी के ऊपर था उसके, कि उसने वहां का फैट बर्न किया उसकी बॉडी ने। अगर आप ये प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करते हैं तो आपका ये फैट भी कम होने में काफी आसानी होती है। एक बार करके तो देखिए, मैजिक है। सो आशा करता हूँ यहाँ तक जो जो बातें बताई गई है वो आपको कुछ नयापन लगा होगा, इससे थोड़ा बल्ब जला होगा और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। थोड़े बहुत नोट्स भी बीच में बनाते रहिए। वैसे मैं नोट्स तो शेयर कर ही रहा हूँ ग्रुप में, लेकिन आपके भी थोड़े बहुत नोट्स ज़रूर बनाइए। और थैंक यू सो मच कि आप अभी भी जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज। क्या सर मुझे सिर्फ जिम ज्वाइन करना या योग अभ्यास करना आवश्यक है वेट लॉस के लिए? तो इसका जवाब है कि इसके अलावा भी कोई एक्टिविटी है जो मात्र करने से भी आपका वेट लॉस हो सकता है। जो इसके पहले की हमने 5 चीजों का सीक्वेंस जाना, जॉइंट ओपनिंग, मसल एक्टिवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ बिल्डिंग और स्पीड। ये सारी चीजें आप जो अभी इस स्लाइड पर दिख रहा है उसमें वेरिएशन के साथ कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है वॉकिंग या रनिंग। तो जैसे आप शुरुआत में जॉगिंग करते हैं तो इससे क्या होगा, मसल एक्टिवेशन, जॉइंट ओपनिंग होगी। फिर उसमें वॉकिंग करते हैं, फिर स्लो रनिंग करते हैं, फिर फास्ट रनिंग करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं आप, धीरे धीरे उसको और इंप्रूव करने जा रहे हैं। तो इसमें स्ट्रेंथ बिल्डिंग कैसे होगी? फिर स्ट्रेंथ बिल्डिंग अगर आप चढ़ाई करते हैं, रनिंग जो है आप हील्स पर करते हैं, चढ़ाई पर रनिंग करते हैं तो उससे काफी स्ट्रेंथ बिल्डिंग होती है। अगर आप वजन लेकर रनिंग करते हैं तो उससे और स्ट्रेंथ बिल्डिंग होती है। आपने देखा होगा मूवीज में वगैरह लोग बड़े फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वेट लॉस के लिए तो वजन लेकर करते हैं, वो स्ट्रेंथ बिल्डिंग है एक्चुअली। अगर पहले दिन हम वो करेंगे तो मसल ब्रेक हो जाएगी, प्रोटीन लॉस होगा। समझ में आ रहा है आपको, है ना? मैजिकल चीज है। तो अगर कोई व्यक्ति के पास कोई चीज नहीं है तो केवल वो वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग के द्वारा ही अपना वजन बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकता है कम। बस ये याद रखना होगा, शुरुआत जॉगिंग, वॉकिंग स्लो से करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे वो अपनी गति बढ़ाएगा, फिर फोर्स बढ़ाने के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए फिर हील्स का यूज करेगा रनिंग के लिए, या फिर वजन के साथ रनिंग करेगा। ऑलराइट, दूसरा इसमें ऑप्शन है साइकिलिंग। जो चीज हमने रनिंग के साथ की वही साइकिलिंग, स्लो साइकिलिंग, फास्ट साइकिलिंग, हील्स के ऊपर साइकिलिंग। तो ये भी आपको स्ट्रेंथ बिल्डिंग, जॉइंट ओपनिंग, मसल एक्टिवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन सारों में हेल्प करता है। उसके बाद है स्कीपिंग। स्कीपिंग, रस्सी लेकर स्कीपिंग करना, तो उसमें भी सही वही चीज कर सकते हैं। स्विमिंग, वाह, स्विमिंग कितने लोगों को पसंद है ना? स्विमिंग काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत आह्लाददायक, आनंददायक, अच्छा व्यायाम कहा जाता है। तो स्विमिंग में भी वही चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद स्टेयर रन। स्टेयर रन मतलब सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना। पहले धीरे धीरे सीढ़ियों के ऊपर चढ़िए, फिर थोड़ा गति बढ़ाइए, फिर जिन सीढ़ियों की हाइट ज्यादा होती है उन पर चढ़ने की कोशिश कीजिए। तो वहां से भी आपका स्ट्रेंथ बिल्डिंग होता है। सर जी वो तो सिर्फ पैरों की एक्सरसाइज होगी ना, अगर आप सिर्फ पैर हिलाएंगे तो पैरों की होगी, लेकिन जब आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो उस समय प्रॉपरली आपकी हैंड्स, शोल्डर मूवमेंट होती है, तो दैट टाइम पूरी बॉडी आपकी इन्वॉल्व होती है। तो इसका मतलब मैं फिर से बताता हूँ, अगर आप सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपका सिर्फ पैरों का फैट कम होगा, ऐसा नहीं है। आपके पूरे बॉडी का फैट, जैसे बताया ना कि आपका फैट कहाँ का बर्न करना है, ये बॉडी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो बॉडी वहां का फैट बर्न करेगी जहां पर आपको ज्यादा फैट है। समझ में आया आपको? तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जो आपको हेल्प कर सकते हैं जिम या योग या जुम्बा या डांस, इन सभी के अलावा भी है जो कोई भी व्यक्ति ट्राई कर सकता है। इनफैक्ट आप में से बहुत से लोग इसमें काफी एक्टिव होंगे स्पोर्ट्स वगैरह में। ऑलराइट, तो एक बार मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ। टिप मतलब एक्स्ट्रा, तो वो बताने से पहले थोड़ी एक बार रिवीजन कर लेते हैं आज के सेशन की। क्या पढ़ा जी आज के सेशन में हमने? जागृत है ना आप लोग? कंटेंट तो ऐसा भागता है जैसे एक्सप्रेस हो। ऑलराइट, अगर मैं स्लो पढ़ाऊं ना तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, ये कुछ टेक्निकल बातें है ना, वो फिर समझ नहीं आती, फिर होता है बोर। तो वो ना हो इसलिए थोड़ा मैं फास्ट पढ़ाता हूँ। रिकॉर्डिंग है, वीडियोस है, तो जो नोट्स है उसको एक बार और देखकर आप रिवाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अभी बढ़ते हैं आगे रिवीजन के ऊपर। क्या पढ़ा आज हमने? हमने पढ़ा कि पहले हमें चेंजेस करने होंगे हमारे कुछ
डाइट में, जैसे वीट को रिप्लेस करना, कुछ ऑप्शन हमने जाने मिलेट्स या बार्ले से। फिर हमने रोटी में आधा पोर्शन अगर हम वेजिटेबल ऐड करते हैं तो वो भी हेल्प करता है। स्वीट को वगैरह हमने अवॉइड करने के लिए कहा। इसके अलावा ब्रेकफास्ट की भी काफ़ी रेसिपीज़ हमने जानी, उसमें नट्स, सीड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इसको शामिल करने के लिए कहा। उसके बाद डाइजेस्टिव ड्रिंक की हमने रेसिपीज जानी है, 7 दिन के 7 डाइजेस्टिव ड्रिंक हमने यूज़ किए हैं। सबसे हल्का क्या है पता है डाइजेस्ट होने में? सबसे हल्का जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है खाने की चीज़ों में, खाने या पीने की, गर्म पानी, हॉट वाटर, दुनिया की सबसे हल्की चीज़ डाइजेस्ट होने वाली, तो वो भी डाइजेस्टिव जूस के अंदर आता है। उसके बाद हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन की सारा खेल है, राइट कॉम्बिनेशन रखेंगे आप फूड का ताकि प्रोपोर्शनेट आपको प्रोटीन ज़्यादा मिले तो वो ज़्यादा बेटर है। फिर हमने एक्सरसाइज का शेड्यूल जाना, एक्सरसाइज में हमने क्या क्या प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए ताकि हमें उसके साइड इफेक्ट ना हो और प्रॉपरली फैट लॉस हो, हम हेल्दी महसूस करें, स्ट्रांग महसूस करें, स्किन हमारी अच्छी रहे और बाकी के साइड इफेक्ट भी हमें ना हो। तो समझ रहे हैं ना जो भी चीज़ें सिखाई जा रही है? ऑलराइट, थैंक यू। फिर सीक्वेंस के बारे में जाना, 5 इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जैसे ओपनिंग जॉइंट्स, एक्टिवेटिंग मसल, बिल्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ बिल्डिंग और एक्वायरिंग स्पीड। थोड़ा सा स्पीड भी हमें चाहिए बाद में, वो फास्ट फैट बर्न करने के लिए आवश्यक है, लेकिन पहले महीने में नहीं। पहले 30 दिन तो प्रॉपरली फोकस सिर्फ इस पर होना चाहिए कि आप तैयार हो वेट लॉस के लिए। बहुत बार आप सुनते हैं ना कि 1 महीने में कितना वेट लॉस होगा। एक्चुअली क्या है ना, ये सवाल ही गलत है। 1 महीने में, 1 महीना तो आपको सिर्फ प्रॉपरली रेडी होने के लिए लगता है, आप वेट लॉस के लिए रेडी हैं। तो जो 1 महीने में कितना वेट लॉस होगा तो आप कौन सी स्टेज पर है ये डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो अलग अलग स्टेज का वेट लॉस अलग अलग होता है, तो वो भी आपको समझना होगा, ठीक है। लेकिन ऑन एन एवरेज 3 महीने में 10 किलोग्राम ये अच्छा माना जाता है वेट लॉस, ठीक है। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, ऑन एन एवरेज 3 महीने में 10 किलोग्राम अगर इस तरह से डाइट और सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो उसे अच्छा माना जाता है। ऑलराइट, फिर हमने डे वाइज सीक्वेंसिंग जानी, कुछ ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज एक्सरसाइजेज जानी जो हमें वेट लॉस में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। ऑलराइट, तो अभी समय आ चुका है बोनस टिप का। देखिए, एक उद्वर्तन नाम का कंसेप्ट आयुर्वेद में, जिसे आप साधारण भाषा में हर्बल पाउडर मसाज कह सकते हैं। तो आपके सामने लिस्ट है कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स की, जैसे हरित की है, लोध्र है, नीम के पत्ते हैं, और जो मैंगो ट्री है, आम का पेड़ है, उसका बार्क जो होता है, मतलब ऊपर की जो स्किन है उस पेड़ की स्टेम की, तो उसे हम बार्क कहते हैं। और वैसे ही बार्क ऑफ पोमेग्रेनेट यानी अनार के पेड़ का बार्क, तो इन सभी का पाउडर अगर आप मिक्स करके रखेंगे तो ये उद्वर्तन पाउडर आपका हो जाएगा, जिसे हम साधारण भाषा में उपटन कहते हैं। आई थिंक पूरे भारत में हो सकता है कुछ जगह पर ना हो, लेकिन दिवाली के समय में अभ्यंग यानी ऑयल मसाज और उसके बाद उपटन किया जाता है सुगंधी पाउडर से, और फिर नहाने के लिए जाते हैं। महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है उपटन, तो बाकी जगह पर भी आयुर्वेद का ये फेमस कंसेप्ट है, विंटर में करना चाहिए। अभी ये बात करते हैं ये क्या करता क्या है। तो स्पेशली ये स्किन के अंडर जो फैट होता है उसको कम करने के लिए हेल्प करता है। स्किन के अंडर का फैट, सबसे ज़्यादा स्किन के अंडर फैट स्टोर्ड रहता है स्किन के नीचे, और वो कम करने के लिए उद्वर्तन काफ़ी पावरफुल टेक्निक है, काफ़ी पावरफुल। उसमें थोड़ा वाटर मिक्स कर लीजिए और पूरे बॉडी के ऊपर हल्के हल्के से रब कीजिए, तो ये फैट कम करता है, स्किन टोन इंप्रूव करता है, हल्कापन महसूस कराता है। एक बार आप करके देखिए और मुझे उसका परिणाम बताइए। अभी खास समय है उद्वर्तन का। ये पाउडर मार्केट में इजीली मिलता है, उपटन पाउडर। आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे उपटन पाउडर तो आपको मिल जाएगा रेडीमेड। सुगंधी बनाने के लिए इसमें आप चंदन पाउडर मिक्स कर सकते हैं, इसे सुगंधी बनाने के लिए चंदन पाउडर भी इसमें मिक्स करेंगे तो काफ़ी अच्छा आता है, लगता है। तो नहाने से पहले इसको रब करके रखिए, 5 मिनट रुकिए और फिर नहा लीजिए। नहाने के बाद जो परिणाम होगा उसके लिए आप खुद थैंक यू कहेंगे। सो ये था बोनस टिप आज की कि ये भी करने से वेट लॉस होता है। इनफैक्ट फैट लॉस, जो स्किन के अंडर फैट होता है ना, उसको कम करने के लिए काफ़ी पावरफुल टेक्निक है। विंटर है भैया, कर लीजिए, मुझे 2 दिन में बताइए। नेक्स्ट टॉपिक हम जानते हैं, टॉपिक नहीं एग्जैक्टली ये आपके लिए गिफ्ट है, छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट है, क्योंकि आपने इतना अटेंड किया, इतना मूल्यवान समय दिया और नॉलेज के लिए आपका समय इन्वेस्ट किया, तो इसलिए एक सरप्राइज गिफ्ट
तो ये एक्चुअली सेशन है। बहुत से लोगों में मैं देखता हूँ काफ़ी भ्रांतियाँ हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 भ्रांतियाँ पोजीशन से रिलेटेड और फ्रूट से रिलेटेड है, वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो एक पावरफुल सेशन होगा आप सभी के लिए, एब्सोल्युटली फ्री। इसके डेट टाइमिंग आपको ग्रुप में मिल जाएंगे बहुत ही जल्द, इसी महीने में हम वो करने वाले हैं। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रेगनेंसी के दौरान बैठने के सही और गलत तरीके और उसके सही और अच्छे परिणाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बिलीव नहीं करोगे जब हम पढ़ेंगे तो गलत तरीके से प्रेगनेंसी में बैठने से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। सोना बैठना वो दोनों आ जाता है, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी हम जानेंगे। उसके बाद प्रेगनेंसी में कौन से फल नहीं खाने चाहिए। कई बार प्रेगनेंसी में फल खाने चाहिए तो गलत फल खाए जाते हैं, फ्रूट्स जो है, और उसका परिणाम बहुत घातक होता है। ये मैं आपको पूरा साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूंगा। ये सेशन बहुत ही जल्द होने वाला है, ग्रुप में ही इसके आपके नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एब्सोल्युटली फ्री है। बट अगर आप ये आपके योग मित्र को रेफर करना चाहते हैं तो उनको भी ये सेशन सिर्फ ₹1 में मिलेगा। आपके लिए तो भेंट है, तो आपको ये गिफ्ट के स्वरूप में होगा। लेकिन अगर आप आपके मित्रों को ये सेशन रेफर कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, तो उनके लिए केवल मात्र ₹1 में ये रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके मित्रों को भी इसका बेनिफिट हो तो आप रेफर कर सकते हैं। तो ये था आपके लिए एक छोटा सा बोनस गिफ्ट। आशा करता हूँ आपको गिफ्ट पसंद आएगा। अगर आपको एक इंटरेस्टिंग लगा है गिफ्ट तो आप मुझे इंटरेस्टिंग टाइप करके बता सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। तो अब बारी आती है समारोह की। बहुत आपने साथ दिया, 3 दिन बहुत सपोर्ट किया। हम 3 दिन में उछल कूद कर रहे थे काफ़ी इमोशंस के साथ, लेकिन आपने हर इमोशंस में मुझे सपोर्ट दिया। इसके लिए आपको काफ़ी हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने ये सेशन अटेंड किया, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके सभी लोगों के ब्लेसिंग्स के लिए, विशेष के लिए, जो भी आपने सराहना की, सभी के लिए मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सारी चीज़ों के लिए, जो भी आपने किया, इन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद। आप बहुत खास लोग हैं, बहुत खास हैं। तो आप जुड़े रहिए, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप जुड़े रहते हैं तो ये था आज का सेशन, ये था हमारा 3 दिन का वेट लॉस वर्कशॉप। ऐसे ही पावरफुल कोर्सेज आपके लिए लेने की कंडक्ट करने की कोशिश करूंगा। और एक छोटी सी बात अंत में आपको बता देता हूँ, ये जो हमने वेट लॉस का भी जाना है, ये लगभग परिपूर्ण है। मतलब 3 दिन में जितना सीखा है, ये लगभग परिपूर्ण है। इसमें ही आप आपकी बुद्धि के अनुसार काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मॉडर्न साइंस प्रॉपरली, जो अभी रिसेंट टाइम की रिसर्च है उसका पर्सपेक्टिव है, आयुर्वेद शास्त्र है उसका पर्सपेक्टिव है, किस चीज़ का किसके ऊपर इम्पैक्ट होगा इसका भी पर्सपेक्टिव है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे कि अलग अलग बीमारियां होती है। किसी को हार्ट की बीमारी होती है, किसी को एसिडिटी होती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को स्किन प्रॉब्लम होता है, किसी को फैटी लीवर होता है, और इसके साथ अगर ओबेसिटी है तो उनको भी ये प्लान चलता है। आप बिलीव नहीं करोगे, इतना इसमें सोचा गया है, इतनी बारीक बारीक चीज़ों का याद रखा है। नहीं तो आप देखेंगे ना, वेट लॉस में क्या होता है, वो ये गर्म चीज़ें, ये चीज़ें, वो चीज़ें खाने के लिए कहते हैं, इससे कई फिर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसमें इतना स्मार्टली प्लान किया, इसीलिए इसे हमने कहा स्मार्ट वेट लॉस प्लान। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे ही जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।